My today's topic is green revolution. Green revolution. Green means green denotes agriculture, and revolution means a sudden or fundamental change. A sudden or fundamental change. Green revolution means a revolutionary or fundamental change in agriculture, in the technology of agriculture. In the place of traditional agriculture technology, which is based on ox and plow method, replaced by modern technology, modern tools like tractors, high use of harvesters, threshers, etc., etc. in agriculture. Firstly, this concept has introduced by Dr. Norman Borlaug of Mexico in 1965. Dr. Norman Borlaug of Mexico in 1965. सबसे पहले ये क्रांति, हरित क्रांति, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में गेहूं की नई किस्म खोज करके लाए, especially in the production of wheat, and so this revolution is also known as wheat revolution. Our next topic is green revolution in India. इंडिया में 1967 में डॉक्टर एस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति को लाया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना हमारे लिए जरूरी होगा कि उस समय 1947 to 1965 we were not self-sufficient in the matter of food grains. सिर्फ 40% ही हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता था, बाकी 60% के लिए हम यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर आश्रित थे। आज हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल को खरीदने में खर्च हो रहा है, लेकिन उस समय हमारा जीडीपी का एक बड़ा भाग अनाज को खरीदने के लिए खर्च करना पड़ रहा था। देश में सीवियर फूड क्राइसिस था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये एक वरदान साबित हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने जो ट्रेडिशनल फार्मिंग पर बेस्ड था, हल बैल और पुराने सीड्स से, गोबर की खाद से जो खेती किया जाता था, उससे प्लांट्स तो बहुत लंबा लंबा होता था, लेकिन उपज कम होता था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ये जो प्लांट बनाया, ये स्मॉल प्लांट है। स्मॉल प्लांट से लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड क्राइसिस से निकालने के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। और उस समय 1967 के बाद इंडिया में ऐसे एग्रीकल्चर पॉलिसी के रूप में भी अडॉप्ट किया गया। अब सवाल होता है, ये है हमारा पॉइंट कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी है, और न्यू टेक्नोलॉजी में इस रेवोल्यूशन का फर्स्ट फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये ऐसे बीज होते जिसके पौधे छोटे छोटे होते, लेकिन छोटे पौधों से काफी मात्रा में अनाज का उत्पादन किया जाता है और इससे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम दैट मीन्स टू ग्रो मोर देन 2 crops in a year, ये पॉसिबल हुआ। और हम लोगों ने वी गॉट सेल्फ सफिशिएंसी इन द मैटर ऑफ फूड ग्रेन्स।
अनाज के मामले में हमारा देश आज आत्मनिर्भर है, जो इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से HYV सीड्स के इस्तेमाल से हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा अनाज का, एंड वी गॉट सेल्फ सफिशिएंसी। सेकेंड फैक्टर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। गोबर की खाद पर, ट्रेडिशनल काउ डंग की जगह पर इसमें हमने फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। केमिकल फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स का, क्योंकि HYV सीड्स के प्रोडक्शन के लिए उसमें ऊपर से इसको NPK के रूप में हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, और इसके इस्तेमाल से अनाज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, प्लांट्स में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, अनाज का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स ने हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रभावित किया। इससे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसके फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को बनाने वाले इंडस्ट्रीज भी प्रमोट हुई। और इसके अलावा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से हमारे अनाज के उत्पादन में फसलों की रखाव की बढ़ोतरी तेजी से हुई। थर्ड पॉइंट है हमारा इरिगेशन। वी ऑल नो दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बलिंग विथ मानसून। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, और हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमारे मानसून का सिर्फ 2 सोर्स था, है ना। हमारे इरिगेशन का 2 सोर्स था। एक सोर्स था हमारा रेन वाटर और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर, लेकिन इससे हमारी जरूरत पूरी नहीं हो पाती थी। हमारे यहाँ टोटल इरिगेटेड लैंड बहुत कम था, इसलिए ये जरूरत महसूस की गई कि इरिगेशन को फैसिलिटेट किया जाए और माइनर एंड मीडियम एंड मेजर इरिगेशन स्कीम्स को शुरू किया गया। भाखड़ा नंगर डैम इसका सबसे लाइव एग्जाम्पल है, सबसे जीवंत उदाहरण है। तो इस तरह से इरिगेशन को प्रमोट करने से हमारे देश में इसमें, क्योंकि HYV सीड्स की सफलता टाइमली एंड एडिक्वेट इरिगेशन पर निर्भर करता है, और क्योंकि ये नेचुरल तरीके से रेन वाटर के थ्रू नेचुरल सोर्सेज से ये पूरा हो नहीं पा रहा था, इसलिए माइनर इरिगेशन में ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल किया गया। मीडियम एंड मेजर स्कीम्स को भी अडॉप्ट किया गया, ताकि टाइमली एंड एडिक्वेट इरिगेशन के द्वारा उपज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारा पेस्टिसाइड एंड हेर्बिसाइड। HYV सीड्स पर के प्लांट्स पर कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते हैं। दूसरी तरफ पेस्टिसाइड अनवांटेड सीड्स, जो कि पहले दौनी निकौनी के से हाथ से उखाड़ा जाता था, आज ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स के इस्तेमाल से छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे कि कीड़े मकोड़े नहीं लगते, फसल सुरक्षित रहते और अनवांटेड सीड्स को भी रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा मशीन्स एंड टूल्स, मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। आज हम लोग हल बैल और काउ डंग के जगह पर, पुराने सीड्स के जगह पर, ट्रेडिशनल सीड्स के जगह पर आज हम लोग ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे खेती जो है हमारा एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस लेवल से सरप्लस लेवल पर पहुंच गया है, टू कन्वर्ट आवर एग्रीकल्चर टू सबसिस्टेंस, फ्रॉम सबसिस्टेंस लेवल टू सरप्लस लेवल, जहां हम लोग सबसिस्टेंस लेवल का मतलब होता है निर्वाह स्तर, जहां हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नहीं उपजा पा रहे थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिला दो।
सरप्लस लेवल पर हमारा एग्रीकल्चर पहुंच गया है और हम अनाज एक्सपोर्ट करने में सफल हो रहे हैं, खास करके बासमती चावल जैसा और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसकी मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका फर्स्ट पॉइंट किया था कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा और सेल्फ सफिशिएंसी, वी गॉट सेल्फ सफिशिएंसी इन द मैटर ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हम लोग का सेल्फ सफिशिएंसी इन द मैटर ऑफ फूड ग्रेन्स। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा फॉरेन करेंसी। हमने जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो इससे हमारा फॉरेन करेंसी आया जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने में हेल्पफुल। थर्ड पॉइंट होगा हमारा कि इंडियन एग्रीकल्चर सरप्लस लेवल पर पहुंच गई। जो सबसिस्टेंस लेवल पर था, निर्वाह स्तर पर हम खेती कर रहे थे, वो खेती आज बहुत ज़्यादा बचत देने लगी। आज बड़े बड़े किसान हमारे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हुए ये से जो बचत हुई वो उसका इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में करने लगे, ट्रांसपोर्ट में करने लगे। नेक्स्ट बेसिक फैसिलिटीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि एग्रीकल्चर जब सरप्लस इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट हुआ तो इसमें बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत हुई। वायर हाउसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब भी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सर्विसेज सारे का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हुआ। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर का राइज इन इनकम, किसानों का इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से, सरप्लस ज़्यादा होने की वजह से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ, इनको इनकम भी मिला। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एग्रीकल्चर ओवरबर्डन था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसा प्रॉब्लम यहाँ पाया जाता था। नेचुरल है कि जब सबसिस्टेंस लेवल से सरप्लस लेवल पर हमारा एग्रीकल्चर पहुंचा तो हम लोग का दूसरे फील्ड में जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डेवलप करने से ये हमारे शिफ्ट यानी एम्प्लॉयमेंट को भी दूसरे सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट मिला। ट्रांसपोर्टेशन में, सर्विस सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। आटा चक्की, दाल चक्की, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप किए। जैसे ईख से, शुगर केन से जागरी, गुड़ निकालने का, ये सब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप किए, जो कि अदर किसानों को अदर सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्सेसफुल हुए। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग इसके नेगेटिविटी पर भी कंसीडर करना जरूरी होगा। यहाँ इसके ये नेचुरल ऑफ कोर्स ग्रीन रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशनरी स्टेट था और उस समय की जरूरत थी सेल्फ सफिशिएंसी, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष था ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पर ही एप्लीकेबल हो, स्पेशली इन व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब 5 फसल पर ही ये एप्लीकेबल हुआ। और ये बाकी फूड ग्रेन्स जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ये सब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी इसमें कमी थी रीजनल डिस्पैरिटी। पूरे देश को ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा नहीं हो, क्योंकि इसका फायदा जो अमीर राज्य है, रिच स्टेट,
स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये इन कर्नाटक, इन सब राज्यों को हुआ, लेकिन अब बिहार और उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों को हरित क्रांति से फायदा नहीं हो सका। इससे रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ी, कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और कुछ लोग स्टेट्स को कुछ नहीं। नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका मतलब है कि इसने अमीरी गरीबी की खाई को और बढ़ा दिया, क्योंकि बड़े किसान ग्रीन रेवोल्यूशन को अपने खेतों में ला करके लगातार अमीर होते चले गए, और जो गरीब स्टेट के गरीब किसान हैं उन लोगों को चूंकि इतनी महंगी टेक्निक को अपने खेतों में लाने में वे सफल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनका इनकम नहीं बढ़ा, वो और गरीब होते चले गए। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इट डजंट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रॉपर एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स के इस्तेमाल से, इरिगेशन को फैसिलिटेट करने से आज क्या हुआ कि ज़मीन की फर्टिलिटी धीरे धीरे घटती जा रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आज ज़मीन बीच बीच से फट गया है, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आज हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज पर, फ्रेंडली इन्वायरमेंट पर हमारा बाहर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आज हाइपरटेंशन, प्रीमैच्योरिटी, हार्ट ट्रबल जैसे डिजीज के रूप में हम लोग देख रहे हैं, सामने आ रहा है। तो इस तरह से हरित क्रांति जो उस समय देश की मांग थी, आज इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना जरूरी है। थैंक यू।